नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दुर्ग आना हुआ। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में उन्होंने जो महासभा की और वहां से जो संदेश निकल कर गया है उससे इरादे साफ हैं और एजेंडा तय है। और एक बात तो अब स्पष्ट हो गई है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बिना किसी चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। जिन 4 मुद्दों पर उन्होंने बात की वे थे धान, CGPSC, शराब और प्रभु श्री राम, जिनका उल्लेख उन्होंने अपने 21 मिनट के भाषण में किया। इस 21 मिनट के भाषण में करीब 54 बार मोदी का नाम लिया। इस कार्यक्रम की हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, हर पहलुओं को परखा, समझने की कोशिश की कि आखिर नवंबर 2023 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तब हालात कैसे होंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी खोई हुई सत्ता फिर से प्राप्त कर सकती है। इन सब बातों को समझने से पहले कुछ तस्वीरों को आपको गौर करना होगा। सीमा सुरक्षा बल के जिस हेलीकॉप्टर से अमित शाह आए, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद अरुण साहू भी आए, लेकिन इन दोनों के पीछे एक और सीनियर नेता जो आराम से आ रहे थे, इन्हें छोड़कर ये दोनों नेता आगे बढ़ गए। इस वीडियो को आप गौर करें जिसके राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे, 70 पार की उनकी आयु हो चुकी है। 2 युवा नेता आगे चल रहे थे तो पीछे वरिष्ठ डॉक्टर रमन सिंह धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अब यहां से हम अगर आगे बढ़ते हैं, इस कार्यक्रम से पहले की भूमिका को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में जहां यह महासभा रखी गई थी, उसके बगल में है भिलाई शहर। भिलाई दुर्ग की कुछ सड़कों को हमने गौर किया तो यहाँ 2 ही नेताओं के पोस्टर नजर आ रहे थे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। एक थे प्रेम प्रकाश पांडे, पूर्व मंत्री, और एक राज्यसभा की सांसद सरोज पांडे। इनके अलावा किसी और बड़े नेता की फोटो नहीं थी। ऐसे कुछ हालात अखबारों के विज्ञापन के थे। फुल पेज विज्ञापन छपाए गए थे। पैसा खर्च करने में कोई कमी नहीं की गई थी। लाखों के विज्ञापन काफी कुछ संकेत दे रहे थे। यह समझने वाले आसानी से समझ जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से दुर्ग और भिलाई में 2 धड़ों में बटी हुई है। हालात कमोबेश छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में भी कुछ ऐसे ही हैं। कुछ पुराने छत्र अपनी जमीन छोड़ना नहीं चाहते और नए लोगों को जब तक भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत नहीं कर पाती तब तक ऐसे ही हालात बने रहेंगे। दुर्ग की अपनी महासभा से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भिलाई की निवासी पद्मश्री सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका श्रीमती उषा बारले के घर गए। अमित शाह उनके घर क्यों गए, इस बारे में राजनीतिक पंडित अपने नजरिए से अलग अलग कयास लगा रहे हैं। लेकिन एक बात जो सहज रूप से समझ में आती है, चुनाव का मौसम है। यदि अमित शाह जैसे एक बड़े नेता किसी के घर जा रहे हैं अपनी सभा के पहले, तो जरूर इसके कुछ न कुछ राजनीतिक अर्थ होंगे। हालांकि इस बारे में श्रीमती उषा बारले ने ऑन कैमरा बताया कि अमित शाह उनके घर कैसे पहुंचे। 22 मार्च के पद्मश्री अवार्ड के सम्मानित मतलब करे रही से भारत सरकार है और वही दिन खावत खावत बोले रही हमार शासन के गृह मंत्री जी है। तो 22 जून के उषा बारले के घर में आके पूरा उषा बारले के परिवार ला आशीर्वाद दी से और परिवार के साथ साथ हमारे पूरा भिलाई वाले मले आशीर्वाद दी से, भिलाई के साथ साथ पूरा छत्तीसगढ़ के मले आशीर्वाद दी से, हमारे जम्मू कलाकार मले आशीर्वाद दी से। श्रीमती उषा बारले सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका हैं, लोक कलाकार हैं, छत्तीसगढ़िया संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में जब अमित शाह उनके घर जाते हैं तो जाहिर तौर पर यहाँ से एक संदेश तो साफ तौर पर जाता है कि भारतीय जनता पार्टी लोक कलाकार और स्थानीय छत्तीसगढ़िया संस्कृति और अस्मिता का सम्मान करती है। उषा बारले जी के घर से निकलने के बाद मंच पर पहुंचे अमित शाह ने जो बातें कही, जिन मुद्दों को उठाया, उन मुद्दों से छत्तीसगढ़ की सत्ता की दशा और दिशा तय होती है। उन्होंने जो बातें कही वो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कोर इशू हो सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने जो धान खरीदी के बारे में जो बातें बताई उस पर आपको गौर करना चाहिए। अमित शाह ने धान खरीदी के बारे में क्या कुछ कहा। मोदी जी ने लगभग 61 लाख टन चावल मतलब 92 लाख मैट्रिक टन धान खरीदने का काम किया है और 74,000 करोड़ रुपया 74,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है। और ये कह रहे हैं मैं चावल खरीदता हूं। मित्रों, मोदी जी ने 74,000 करोड़ रुपया
किसानों के बैंक अकाउंट में भेजा है? कितना भेजा है? जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो, कितना? और ये छत्तीसगढ़ सरकार ने कितना दिया? 12,600 करोड़ रुपया। मुझे बताओ भाई, 74,000 करोड़ ज्यादा है या 12,000 करोड़ रुपया? जोर से बोलो। तो किसने किसानों का चावल खरीदा? नरेंद्र मोदी सरकार ने खरीदा है। ये झूठ बघेल जी बोलना बंद करे। 90% पैसा नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है। 92 लाख टन धान नरेंद्र मोदी सरकार ने खड़ा है। और ये पूरा जो सिस्टम है ना, जिसके आधार पर आप कूद करते हो, ये पूरा धान खरीदी का सिस्टम हमारे रमन सिंह जी ने बनाया है, मित्र रमन सिंह जी ने बनाया है। दुर्ग का मंच विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक मंच था। जाहिर तौर पर यहाँ बातें राजनीति की ही होंगी। शराब और सीजीपीएससी के मुद्दे पर अमित शाह ने जिस तरह से खोलकर बात की, वहाँ इतना तो स्पष्ट है कि उनका होमवर्क काफी तगड़ा था। स्थानीय स्तर पर उन्हें काफी जानकारी थी। जो उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग इकट्ठा की होगी और जो बातें कह रहे थे, बिना पढ़े भाषण दे रहे थे, लगातार बोल रहे थे। ये सरकार ने ढेर सारे घोटाले किए। शराब घोटाला 2000 करोड़, कोयला घोटाला परिवहन का 500 करोड़, गरीब अन्न योजना में 5,000 करोड़ के घोटाले का आरोप, गोठान घोटाला 1,300 करोड़ का आरोप, पब्लिक सर्विस कमीशन का घोटाला, लाखों लोगों से नौकरी के सामने पैसे मांगे गए। छत्तीसगढ़ की प्रदेश कांग्रेस सरकार द्वारा लगातार राम वनगमन पथ और रामायण और राम के मुद्दे को उठाती रही है। यही कारण रहा होगा भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के चाणक्य कहलाने वाले अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की जनता को जनवरी में अयोध्या आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने बताया कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। इसके लिए भी उन्होंने मोदी सरकार को श्रेय दिया और खुलकर जिस तरह से अपनी बातें की और जिस तरह से जय श्री राम के नारे लगाए, वहां से संकेत स्पष्ट है। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ का जब विधानसभा चुनाव होगा तब भी राम का मुद्दा रहेगा। 2024 की तैयारी के लिए अमित शाह जिस तरह से अपनी बातों को रख रहे थे, दरअसल छत्तीसगढ़ की राजनीति का एक स्पष्ट रोड मैप नजर आ रहा था कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी किस धारा पर आगे बढ़ने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह के इस कार्यक्रम से जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी रिचार्ज हुई है। जमीनी हालात को समझने के लिए हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, अनेक लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की। इस महासभा में शामिल हजारों लोगों के बीच हमने कुछ लोगों से बात की, उनकी राय को समझने की कोशिश की। अनेक युवा और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से बात की। सेल्फी लेते कुछ युवा भी नजर आए, पुराने सीनियर चेहरे भी नजर आए। एक बात जो हमने गौर की, अधिकांश लोगों के गले में केसरिया गमछा था। यह संकेत है, यह इशारा है आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर भी अडिग रहने वाली है। मुद्दे तो और भी हो सकते हैं, लेकिन कई बार राजनीति में हमने गौर किया है, जो मुद्दे चर्चा में नहीं रहते हैं उन्हें चर्चा में बना दिया जाता है। 22 जून को जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम हो रहा था, उसके एक दिन पहले सीएम भूपेश बघेल ने ऑन कैमरा तंज कसते हुए यह कहा कि 22 जून को सांसद सरोज पांडे का जन्मदिन है, उनका जन्मदिन मनाने आ रहे होंगे। सरोज जी का जन्मदिन है, हो सकता है जन्मदिन मनाने आ रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल के द्वारा दिए गए इस बयान के बाद अमित शाह के इस कार्यक्रम में किसी ने भी माइक में आकर वहां मौजूद सांसद सरोज पांडे को जन्मदिन की बधाई नहीं दी। इसका कारण क्या होगा? कारण जो भी रहे, इसे आप बेहतर समझ रहे होंगे। राजनीति की सुचिता के लिए लगातार हमारी कोशिश होती है कि हम राजनीति के उन सकारात्मक पहलुओं को प्रस्तुत करें जिससे देश और समाज का भला हो, अच्छे लोग प्रमोट हो। जब तक राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे तब तक बुरे लोग राजनीति में हावी रहेंगे। इसलिए हम बार बार कहते हैं, राजनीति बुरी नहीं होती, इसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। आज के अंक के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।